हेलो एंड वेलकम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होम एग्जाम में तो इसके क्वेश्चन मिलते ही हैं। इसके अलावा नीट जेई में भी इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पर मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। सो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। सो मोल कॉन्सेप्ट है क्या? अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में बोलूँ कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या, तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेशनशिप बताना है मास का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ या मोलर वॉल्यूम के साथ है। यानी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप निकालने हैं मोल कॉन्सेप्ट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैं कहूँ आपको मैं 46 ग्राम सोडियम दे रहा हूं, तो उस 46 ग्राम सोडियम में कितने सोडियम एटम हो सकते हैं। तो बेसिकली मास का किसके साथ रिलेशनशिप बताया? नंबर के साथ। या मैं आपको एक सैंपल दे दूं, एक डब्बा दे दूं, वॉल्यूम 10 लीटर गैस है, उसमें 10 लीटर हाइड्रोजन गैस फिल की गई है एसटीपी पर। तो मैं कहूं इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो वॉल्यूम का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशनशिप है। या फिर किसी अननोन गैस का मैंने आपको बता दिया इसमें इतने मॉलिक्यूल है गैस की और कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर यही है, तो इसका मास बताओ। सो बेसिकली मास का वॉल्यूम के साथ, मास का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ एंड वाइस वर्सा डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करने हैं। सो मोल है क्या? मोल बेसिकली एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जैसे एक डजन में 12 कोई भी चीजें होती हैं, तो वैसे ही एक मोल में कितनी चीजें होती हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मान लो आपको बोलूं मैं कि आपके पास एक मोल पेन है, तो उसमें एक मोल पेन में कितने पेन होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पेन होंगे। ठीक है। एक मोल घोड़े हैं तो उसमें एक मोल घोड़े होंगे। वट एक मोल एटम है तो एक मोल उसमें इतने एटम हो जाएंगे। एक मोल कोई गैस है, मान लो एक मोल मीथेन गैस है, तो एक मोल मीथेन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल वाटर आपके पास है, तो एक मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वाटर के 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। सो बेसिकली 1 मोल एंटिटी इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एंटिटीज। अब क्वेश्चन आता है माइंड में, ये एक मोल में इतनी ये अजीब सा नंबर ही क्यों चुना? कुछ और भी मान सकते थे, ठीक है, हम 1000 भी मान सकते थे, 1 लाख भी मान सकते थे, 10⁻6 भी मान सकते थे, वट एवर कुछ भी मान सकते थे, लेकिन यही क्यों? अब इसकी कहानी है। कहानी क्या है? पहले हमने क्या किया? पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया था। 1 एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन क्या थी? उसके लिए एक रेफरेंस सेट किया था हमने कार्बन 12 के आइसोटोप को। कार्बन 12 क्या था? कार्बन 12 का मतलब था कार्बन के 3 आइसोटोप्स में से सबसे स्टेबल था, जो मोस्ट अबुडेंट था, जिसका मास कितना था? 12 ग्राम। उसको एज ए रेफरेंस सेट कर लिया कि जिसने जितने भी अदर एलिमेंट्स होंगे उनका मास अगर हमें डिफाइन करना है तो कार्बन 12 के 1/12 यानी कि 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन एटम को 1 AMU मान लिया। अब कैसे आया ये नंबर? आपको 12 ग्राम सैंपल दे दिया, 12 ग्राम कार्बन 12 दे दिया, ठीक है, और आपको बता दिया कि इसके एक कार्बन एटम का मास है 1.992648 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। ये कहां से आया मास? ये मास मेजर किया मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से। आगे जाकर पढ़ोगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक है विच इज यूज टू डिटरमाइन द मास। सो इस मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक से हमने कार्बन के एक एटम का मास पता लगा लिया और 12 ग्राम आपको दे दिया। तो 12 ग्राम को जैसे ही एक एटम के मास से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि मैं आपको 20 किलोग्राम एप्पल दे रहा हूं और उनमें से एक एप्पल का मास है मान लो 500 ग्राम, तो आप अगर 20 किलोग्राम को 500 ग्राम से डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? नंबर ऑफ एप्पल आ जाएंगे। तो वैसे ही यहां पर किया गया, 12 ग्राम कार्बन 12 आपको दिया और उसमें से एक कार्बन एटम का मास आपको बता दिया। तो जैसे ही 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 को डिवाइड किया एक एटम के मास से, तो हमें क्या मिला? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सैंपल। और वो कितना आया? वो आया 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। तो यहां से शुरुआत हुई कि एक मोल में कितनी एंटिटीज होंगी? एक मोल में एंटिटीज होंगी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, या और रफली आप इसको 6 × 10⁻23 भी बोल सकते हो।
ठीक है। तो वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये 6.022137 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 23, बट उसको आप बोल सकते हो 6.022 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 23 या 6 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 23 एटम्स है। तो आया यहाँ से। ये कहानी वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मोल है क्या और आया कहाँ से। वैसे वैल्यू से ही आपका काम चल जाएगा। सो 1 मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एज वर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अभी जो ऊपर देखा था, ये कहानी इतनी सारी पड़ी थी, उसमें क्या था, 12 ग्राम आपको कार्बन का सैंपल दिया। उस 12 ग्राम कार्बन सैंपल में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसको बोल दिया कि ये 1 मोल है। तो ये मोल की डेफिनेशन हुई। सो 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन, अमाउंट की जगह आप नंबर भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स या नंबर ऑफ द, जो भी लिखना है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 एटम्स, दैट इज द मोल। सो नाउ मास मोल कन्वर्ट, सबसे पहला रिलेशनशिप पढ़ना है, मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो 1 मोल किसी का भी बोल दिया, 1 मोल कार्बन, 1 मोल सोडियम, 1 मोल हाइड्रोजन, कुछ भी बोल दिया, तो उसमें उसका एवरी टाइम उसका मतलब होता है उसमें 6.022 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 23 एटम्स होंगे। पर याद रहे एटम तब होंगे जब जो भी एलिमेंट है वो एज ए जो भी एटम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता हो। जैसे 1 मोल कार्बन, 1 मोल आयरन, 1 मोल सोडियम, तो वो तो सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोल दिया तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो याद रहे 1 मोल H2 में 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर 23 H2 मोलिक्यूल्स होंगे, H एटम्स नहीं होंगे। वो अभी मैं डिस्कस कर दूंगा न्यूमेरिकल के थ्रू। सो 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम बोल दिया तो उसमें कितने एटम हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर 23 एटम्स है, चाहे वो किसी के भी एटम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ सोडियम, तो पक्का इसमें कितने एटम रहेंगे सोडियम के, 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर 23 एटम्स, किसके, ऑफ सोडियम। या मैंने कहा 1 मोल ऑफ निकिल बोल दिया, निकिल एक मेटल है, तो इसमें कितने 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर 23 निकिल एटम्स रहेंगे इसमें। ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब ओबियसली 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन, मास कितना होगा 12 ग्राम। किसी भी चीज का 1 मोल बोल दिया, हमेशा याद रहे वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। सो 1 मोल कार्बन बोल दिया तो उसमें कितने ग्राम होंगे, 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। लेट्स सपोज सोडियम का मास होता है 23, तो 1 मोल ऑफ सोडियम, उसका मतलब क्या है 23 ग्राम सोडियम। ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 मोल कॉपर, तो कॉपर का मास होता है 63.5 ग्राम। ठीक है। अब इसमें 1 मोल कार्बन का मतलब है 12 ग्राम। अब इसमें कितने कार्बन आइटम होंगे, ओबियसली 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर 23 कार्बन आइटम्स। 1 मोल सोडियम 23 ग्राम, तो इसमें भी कितने होंगे 6.00 मल्टीप्लाई 10 पर 23 सोडियम आइटम। 1 मोल कार्बन या आपको दे दिया, सॉरी 1 मोल कॉपर या आपको दे दिया 63.5 ग्राम कॉपर, तो उसमें भी कितने एटम होंगे कॉपर के 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर 23। ठीक है। याद रहे ये चीज। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब याद रहे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है तो मोलिकुलर मास के इक्वल होगी वो। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या था, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब था 1 मोल एटम का मास। 1 मोल एटम के मास में हमेशा इतने एटम होंगे। और उसके बाद पढ़ा था ग्राम मोलिकुलर मास, और ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब था 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास है, और उसमें कितने मोलिक्यूल हम होंगे हमेशा 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर 23 मोलिक्यूल्स। लेट्स सपोज 1 मोल वाटर, तो ओबियसली 1 मोल वाटर का मतलब है 18 ग्राम, क्योंकि इस वाटर का मोलर मास होता है, और उसमें कितने वाटर के मोलिक्यूल होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
अगर आपने 23 ये 6.022 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 23 एटम्स लिख दिया तो यहीं पर गलत हो जाएगा। याद रहे वाटर एटम नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल है, H2O। ठीक है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ओबियसली कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी 32 और 12 कितने होंगे 44 ग्राम CO2। और उसमें कितनी CO2 होंगी 6.022 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 23 CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं होंगे। अगर एटम निकालने हैं तो अभी मैं शो करूंगा, आपको निकाल कर दिखाऊंगा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास, पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। अगर मैं कहूँ भाई 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा भाई, मास ऑफ कार्बन आइटम, और कितने कार्बन आइटम है 6, प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम, कितने हाइड्रोजन आइटम है 12, मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम 16, और कितने ऑक्सीजन है 6, तो कितना होगा 72 प्लस 12 6 और 9, आई थिंक 180 आ जाएगा। सो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब है उसका ग्राम मोलिकुलर मास जो कितना होता है 180। अगर इसी में बोल दे आपको, 2 चीजें दे दे कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको क्या बोलना है 6.022 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। या आपको बोल दे कि 180 ग्राम ग्लूकोज दे रहा हूं आपको, बताओ उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे ग्लूकोज को, तो उसमें भी कितने होंगे 6.022 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 23। ठीक है, उसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट एज टू आयनिक कंपाउंड्स। अब इसमें एक टर्म आती है फॉर्मूला मास। आपको ग्राम एटॉमिक मास बताया था, आपको ग्राम मोलिकुलर मास बताया था, बट एक चीज नहीं बताई थी फॉर्मूला मास पिछले लेक्चर में। फॉर्मूला मास एक्चुअली होता क्या है, नथिंग बट, अब आयनिक कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड, लेट्स सपोज ये NaCl है, आपको NaCl पता है आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच में। अब ये NaCl दिखने में ठीक है, NaCl लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक Na होगा एक Cl होगा, बट एक अगर क्रिस्टल होगा NaCl का तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होती है, ऐसे करके 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे आप, फर्स्ट यूनिट है। इसमें होता क्या है, क्लोराइड आयन यहाँ पर पैकिंग होती है क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एज वेल एज आपके यहाँ पे सेंटर ऑफ ईच फेस प्रेजेंट है, और फिर उनकी वॉइड ग्रेट होता है और उसमें कहीं पर सोडियम आयन Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, या आप 12th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो। फिलहाल यहाँ समझने का क्या चीज़ है, समझने की ये चीज़ है कि जैसा दिखता है ये वैसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका मास जो है उसमें मोलिकुलर मास ना बोल के इसका एक अलग टर्म दी है, उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। कि इतनी सारी जो अरेंजमेंट है इसमें से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा हमारा NaCl। तो इसका सिंपल मास कितना होगा, सोडियम का मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 58.8। ये क्या कहलाएगा 58.5, तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास नथिंग बट फॉर्मूला मास यूज करते हैं हम आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। जैसे CaO है, ये भी क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें भी कैल्शियम का मास जोड़ दो 40 प्लस से ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, तो कितना होगा हमारा 56 है। तो दैट इज द फॉर्मूला मास। अब यहाँ पे फॉर्मूला मास यानी कि आपके पास कोई किसी चीज का फॉर्मूला मास दे दिया, लेट्स सपोज मैं दे रहा हूँ आपको 58.5 ग्राम NaCl, तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला मास है, तो इसमें कितने मोल NaCl होंगे, 1 मोल NaCl होगा, और कितने NaCl इसमें अब एंटिटीज प्रेजेंट होंगी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 NaCl यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। अगर आपसे इसमें पूछ ले कितने आयन प्रेजेंट हैं, आयन्स कैसे पता लगाओगे, देखो 1 NaCl का मतलब क्या होता है, 1 NaCl का मतलब होता है 1 Na पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव। तो एक NaCl में कितने आयन प्रेजेंट हैं, 2 आयन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 1 मोल NaCl में कितने आयन्स होंगे, 1 मोल NaCl। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल NaCl का मतलब होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 NaCl। अब एक NaCl में 2 आयन्स हैं, तो इतने NaCl में कितने आयन्स होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स
12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस, जिसमें से 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो Na पॉजिटिव आयंस है, एंड 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या होंगे, Cl नेगेटिव आयंस होंगे। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हमेशा उसका मोलर मास होगा। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस चाहे कुछ भी हो, 1 मोल ग्लूकोज तो ग्लूकोज का मोलर मास, 1 मोल वाटर तो उसका मोलर मास, 1 मोल CO2 उसका मोलर मास, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसका मोलर मास, तो वट जो भी है, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब होता है मोलर मास। जैसे अगर मैं कहूँ 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास तो कितना होगा, 12 + 16 दैट मीन्स 28 ग्राम। अब 1 मोल यानी कि 28 ग्राम CO में कितने CO के मॉलिक्यूल्स होंगे, 0.10⁻23 होंगे, ठीक है। तो ये था मोल का नंबर के साथ और मास के साथ रिलेशनशिप। याद रहे 1 मोल का मतलब होता है, अगर 1 मोल एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और उसमें कितने एटम होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। और अगर आपको बोल दो 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो वो किसके इक्वल होगा, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा। और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स अलग होते हैं, वो मैं बताऊंगा। नाउ मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मोल का वॉल्यूम के साथ क्या संबंध है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द इट्स मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम, मान लो आपको 1 मोल गैस दे दी मैंने डब्बे में बंद करके, तो उसमें जितना वॉल्यूम होगा उसको बोल लेंगे मोलर वॉल्यूम। जैसे 1 मोल का मतलब था मोलर मास, ऐसे ही यहां पर 1 मोल का होता है मोलर वॉल्यूम। सो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। STP 0 डिग्री सेल्सियस, ये बार बार आएगा वर्ड, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो यहां पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार बहुत यूज होगा। 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, चाहे वो ब्रह्मांड की कोई सी भी गैस हो, कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, फ्लोरीन, वटएवर, CO2, कुछ भी, कोई भी गैस हो, हमें गैस से मतलब नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। एट STP 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 1 मोल, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि 22.4 लीटर मैंने आपको दे दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरी दे दी ये A है, ये B है, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस है, और C दे दी 22.4 लीटर ऑफ हीलियम गैस। तो मैं कहूँ बताइए इनमें कितना इनका मास होगा, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे इसमें, और कितने एटम होंगे। तो देखो सब में मोल सेम होंगे, 22.4 लीटर कोई भी गैस STP पर सब में मोल सेम होंगे। 1 मोल ये भी होगी, ये भी 1 मोल होगी, ये भी कितनी होगी 1 मोल, ओके। अब मोल तो हो गए, अब मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स, एंड 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल बोलूंगा, नहीं, क्या बोलूंगा, एटम्स, क्योंकि हीलियम गैस मोनो एटॉमिक गैस है, तो क्या रहेंगे इसमें एटम्स होंगे, ठीक है। अब अगर इनमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, वो डिफरेंट होंगे। कैसे, एक CO2 में कितने एटम है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितने होते, टोटल 3 एटम, एक CO2 में 3 एटम, तो यहां पर इतने मॉलिक्यूल्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक O2 में 2 एटम, तो यहां पर कितने मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। एक हीलियम में कितने एटम, 1 ही है, तो यहां पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मोल कांस्टेंट ओवरऑल क्या है, नंबर की टर्म में क्या है, बड़ा ही ध्यान से समझना, पीछे जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल डिटेल्ड में था, बिल्कुल ब्रीफ में समझोगे तो अभी 1 मिनट में आपको कभी नहीं भूल पाओगे। देखो मोल को किन किन टर्म्स में बताते हैं, मोल को नंबर के टर्म में बताते हैं, वॉल्यूम के टर्म में बताते हैं, और वेट के टर्म में बताते हैं, ठीक है। और दूसरा 4th जो है 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 4 चीजें याद रखनी है,
बेहद आसान। अगर नंबर की टर्म में बताना है, एक मोल किसी के पीछे लग जाए, सॉरी किसी के आगे लग जाए, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, 1 मोल ऑफ पेन, 1 मोल ऑफ मैं, 1 मोल ऑफ वट एवर डेस्क, 1 मोल ऑफ फलाना चमकाना, कुछ भी हो, तो उसमें हमेशा कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एंटिटीज होंगी, वो होंगी 6.022 मल्टीप्लाई 10^23। याद रहे 1 मोल एटम कह रहा है तो 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 एटम होंगे। 1 मोलिक्यूल्स कह रहा है तो 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 मोलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल गधे कह रहा है तो 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 गधे होंगे। ठीक है, सो पार्टिकल्स में क्या गया, आ गया एटम्स आ गए, मोलिक्यूल्स आ गए, या फिर आयंस। तीन ही चीज मिलेंगे आपको, या तो एटम होंगे, या मोलिक्यूल्स होंगे, या फिर आयंस। सो 1 मोल एटम इतने एटम, 1 मोल मोलिक्यूल इतने मोलिक्यूल, 1 मोल आयन से इतने आयन से। अगर आपने गलती से भी, अगर आपको कहे कि 1 मोल CO2 मोलिक्यूल्स, 1 मोल CO2 मोलिक्यूल्स है, तो इसमें कितने मोलिक्यूल्स होंगे, तो आप बोलोगे 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 मोलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 एटम्स होंगे, तो क्वेश्चन वहीं पर गलत हो, आपका आंसर वहीं पर गलत हो जाएगा। याद रहे वाटर जो है मोलिक्यूल है, उसमें एटम अलग हो गए। ठीक है, वो कैसे हो गया अभी बता देता हूं। क्या होता है उसमें, लेट्स सपोज 1, क्या डिफरेंस है, 1 मोल H2O, इसमें आपको लेट्स सपोज आपको क्या बताने हैं, एटम्स। 1 मोल H2O में कितने एटम है, और एक तरफ आपको बताना है 1 मोल कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज हीलियम ले लिया, तो इसमें एटम बताने। तो 1 मोल हीलियम का मतलब होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10^23। हीलियम एक गैस है, मोनो एटमिक गैस है, तो सिंपल क्या लिख दूंगा, इतने एटम्स होंगे हीलियम के। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको। सो इसमें अगर किसी ने ये लिख दिया, महाशय ने 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 मॉलिक्यूल्स की जगह एटम लिख दिया, तो वो वहीं पर बर्बाद हो जाएगा, गलत है। ठीक है, कैसे, देखो 1 मोल वाटर दे रखा है, सिंस वाटर इज मोलिक्यूल नॉट ए एटम, नॉट एन एटम। ठीक है, सो 1 मोल H2O दैट मीन्स 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 H2O क्या होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं। अब एक H2O का मॉलिक्यूल है, उसमें कितने एटम है, उसमें 2 तो भाई साहब हाइड्रोजन पड़ी है, और एक कौन पड़ी है, ऑक्सीजन पड़ी है। तो टोटल कितने एटम है, 3 एटम्स। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 3 एटम है। अब आपके पास मॉलिक्यूल हैं कितने, 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे एटम चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कितना आएगा 10^23, 6, 6, 0 एंड 18। तो इतने एटम्स होंगे। आप कितने बोल रहे थे, इतने, तो बर्बाद हो जाएगी, याद रखना। तो ये नंबर की टर्म में। वेट की टर्म में अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो उसका मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, मान लो 23 ग्राम सोडियम, तो उसका मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन, दैट मीन्स उसका 1 मोल। 56 ग्राम आयरन, उसका मतलब 1 मोल। 63.5 कार्बन कॉपर है, सॉरी, उसका मतलब है 1 मोल। ठीक है, 7 ग्राम लिथियम, उसका मतलब है 1 मोल। ग्राम मोलिकुलर मास, उसका भी मतलब क्या होता है, 1 मोल। अगर आपको 44 ग्राम CO2 देता हूं तो 44 ग्राम उसका मोलर मास है, तो उसका मतलब है 1 मोल। 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड देता हूं तो उसका मतलब है 1 मोल, और उसमें कितने नंबर होंगे, 6.022। ठीक है, तीसरा जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, 1 ग्राम एटम्स। देखो 1 ग्राम एटम्स में कितने मोल होंगे, याद रहे जितने ग्राम एटम बोल रहा है उतने ही मोल। तो 1 ग्राम एटम बोल रहा है तो उसका मतलब है 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोला तो उसमें का मतलब भी क्या है, 1 मोल। अब गलती क्या होती है यहाँ पे, लेट्स सपोज 2 ग्राम एटम बोल दिया। 2 ग्राम एटम्स को कभी कभी ऐसे एस्टिमेट कर लेते हैं बच्चे की, इसमें 2 एटम्स हैं। याद रहे 2 एटम्स नहीं है, उसमें 2 मोल एटम्स हैं। ठीक है, अब मोल निकलता कैसे है, मीन्स आपको मास दे दिया कोई भी, ठीक है, वैसे तो आप बता दोगे किसी का भी मोलर मास क्या होता है, 1 मोल के इक्वल। लेकिन अगर उसका मोलर मास ना देके कुछ भी अजीबोगरीब मास दे रखा है, तो उसमें से कैसे आप निकालोगे। 9th क्लास में आपने सीखा था, क्या किया था आपने,
लेट्स सपोज आपको मैं दे रहा हूँ 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन इट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आप निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास दिया है, जो न्यूमेरिकल में दिया है, कितना दिया है 46 ग्राम। मोलर मास आपको पता होना चाहिए, सोडियम का मास मोलर कितना होता है 23 ग्राम। अब ये मोलर मास आपको धीरे धीरे याद करवा दिए जाएंगे। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल पर, उसमें हर एक के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको मैं इजी वे में याद करवा दूंगा, और आपको याद करने ही हैं वो। तो उसको डिवाइड करोगे तो कितना आया 2, यानी कि एन। अब अच्छा मोल को एन से डिनोट करते हैं, तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने मोल आए हमारे 2 मोल। अब आपको पता है 1 मोल सोडियम का मतलब होता है एटम्स। तो 2 मोल में कितने होंगे 2 मोल, एन का मतलब होता है इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो कितना होगा 23 सोडियम एटम्स, ठीक है। कोई और चीज देखते हैं। लेट्स सपोज आपको 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम ऑफ H2O। ये अच्छा न्यूमेरिकल बताता हूँ, थोड़ा सा, इतना अच्छा भी नहीं है, फालतू न्यूमेरिकल है वैसे। 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया आपको, और उसमें पूछ लिया फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन इट। 90 ग्राम पानी दे दिया, और 90 ग्राम पानी में आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत हमेशा नंबर ऑफ मोल से होती है। तो मैं पहले क्या निकाल लूंगा, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो कैसे निकलता था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास जो दिया है ये, और मोलर मास H2 का कितना होता है, H2 हाइड्रोजन का मास 1 2 16, तो ऑब्वियसली 18, ठीक है। तो यहां से 18, तो 5 मोल्स, ठीक है। अब आपको पता है 1 मोल H2O इज इक्वल टू दिस, क्या H2O के एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली H2O एक एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 5 मोल H2O का मतलब होता है 5 × 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, दैट मीन्स 0 और 1 and 30 × 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी एटम नहीं आए हैं, हमें एटम निकालने हैं। अब एक H2O का मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, टोटल 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो आपके पास भाई साहब इतने हैं 30.10 10⁻23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 03309 × 10⁻23 क्या आ जाएंगे, टोटल एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। सो मोल को कैसे निकालते, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मोल इज इक्वल टू एन। अच्छा एक और अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो उसमें कैसे निकालेंगे, लेट्स सपोज ये वाला भी देख लो सॉरी, लेट्स सपोज आपको दे रखा है 88 पॉइंट 88 पॉइंट कुछ, क्या मानूं ठीक है 87.6, पेन नहीं चल रहा है, 87.6 नहीं 89.6, क्या कर रहा हूँ, 89.6 लीटर ऑफ CO2 गैस at STP। फाइंड आउट
फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन इट। ठीक है, तो 89.6 लीटर आपको CO2 गैस दी गई है STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे, वही शुरुआत में सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। वो कैसे निकालते हैं, अब देखो मास नहीं दिया यहाँ पर, आपकी बार यहाँ पर वॉल्यूम दिया है। तो आपको पता है कोई बड़ी बात नहीं है, या तो ये वाला फार्मूला लगाओ, क्या, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर में, क्योंकि एक मोल में कितने होते हैं हमारे, वो 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम कितना, 89.6 डिवाइडेड बाई 22.4। तो इसको करोगे आप, आई थिंक 4 आएगा, तो हमारे कितने मोल आएंगे, 4 मोल। ठीक है, या फिर सीधा क्या कर सकते हो, आपको पता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट गैस, क्योंकि STP पर 22.4 लीटर कोई भी गैस है दुनिया की, उसमें कितने मोल होते हैं, 1 मोल। सो 1 लीटर ऑफ CO2 गैस, उसका मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल। ठीक है, और हमें दी कितनी है, 89.6 लीटर ऑफ CO2 गैस, तो कितने मोल हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 22.4, 89.6, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये, हाँ 4 मोल। तो यहाँ से भी 4 मोल आ रहा है, यहाँ से भी 4 मोल आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास 4 मोल CO2 दी गई है, यानी कि हमारे पास क्या है, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमें जाना कहाँ है, हमें तो वो एटम्स निकालने हैं भाई साहब। अब आपको पता है 1 मोल CO2 का मतलब होता है 6×10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक मोल में इतने हैं, तो 4 मोल में कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो कितना होगा 8 8 0 and 24, ओके, 10⁻23 CO2 के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। हमें तो फिर से एटम में जाना है। अब 1 CO2 का मतलब होता है 3 एटम्स, क्योंकि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो इतने में कितने होंगे, 24 0 लिखा है, इतने अच्छे नहीं है, 10⁻23 पर बोल रहा हूँ, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन वैसे तो 4th चैप्टर में आपका एनकाउंटर होगा, इसमें मुठभेड़ होगी आइडियल गैस इक्वेशन के साथ, लेकिन अभी से आपको याद रखनी है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, रिलेशनशिप बताती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, जैसे अभी निकाला था। R एक नई चीज़ है, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट डील करते हो फिजिक्स में, तो उनमें से एक कांस्टेंट है केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अभी क्या बता दिया, बेसिकली आपको याद रखना है, एक वैल्यू है, क्या है, क्यों है, कैसे आई, ये आपको समझ में आ जाएगा। और T क्या हमारा, टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर इससे मान लो आपको, एक्चुअली यूजफुल कहाँ होगी ये, मान लो आपको प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है, तो उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपको कोई गैस दे रखी है, प्रेशर मेंशन कर दिया 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और टेम्परेचर मेंशन कर दिया 300 केल्विन, और वॉल्यूम दे दिया आपको लेट्स सपोज 40 लीटर वॉल्यूम, और आपसे पूछ लिया बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के। तो आपको क्या करना है, ये लगानी है PV इज इक्वल टू nRT, n नंबर ऑफ मोल्स दैट इज RT बाई PV। R का पता आपको, देखो R की वैल्यू अकॉर्डिंग टू चॉइस होगी, जैसे एटमॉस्फेयर में है और लीटर में है तो ये वाली लगेगी, लीटर एटमॉस्फेयर। सो R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, T की वैल्यू मेंशन है 300 केल्विन, और प्रेशर मेंशन है 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम
40 लीटर। सो ये सब करके जो भी है नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू याद रख लीजिए, पीवी इज इक्वल टू रिलेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स विच कैन बी फाउंड आउट दैट प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय आरटी। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कुछ रिलेशन पढ़े थे, जैसे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी, ये नई चीज आपके लिए। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या था? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। जैसे चीनी उठाई और पानी में मिला दी और अच्छे से डिजोल्व कर दी। अब चीनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई पानी में, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? सॉल्यूशन बोल दूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, वन इज द सोल्यूट एंड अदर इज द सोलवेंट। और सोल्यूट और सोलवेंट इनके 2 फेज हैं, वो क्या मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन बेसिकली है वो 2 पार्ट्स, वन इज द सोल्यूट। अब सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक सोल्यूट की बात कर रहा हूं, उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर क्या बनाते हैं आपका? सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है? बेसिकली कंसंट्रेशन, इनके अमाउंट बतानी हमें, कितना सोल्यूट कितने सोलवेंट में प्रेजेंट है, तो वो रिलेशनशिप बताने हैं। तो उसमें से सबसे पहला रिलेशन हमारा, इनके पहली टर्म हमारी वो है मोलैरिटी। सो मोलैरिटी को क्या बताते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। लेट्स सपोज आपको मैं बोल दूं, आपको मैं बोल रहा हूं कि सॉरी 360 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व कर दी 2 लीटर पानी में। फाइंड आउट मोलैरिटी, फाइंड आउट मोलैरिटी। सो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये किसके मोल है? सोल्यूट के। नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। अब सोल्यूट और सोलवेंट में आपको अपने 9th क्लास में पढ़ा था, सोल्यूट जनरली कैसा होता है? सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का विच इज प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट, और सॉल्यूशन में सोलवेंट वो होता है विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट। सो बेसिकली यहाँ पर जनरली सोलवेंट के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो आपकी सोल्यूट है और पानी आपका हुआ क्या? आपका सोलवेंट है। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो पता आपको, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो गिवन मास कितना आपका? 360, और ग्लूकोज जो होती है भाई साहब वो होती है C6H12O6, और अभी आज ही इसका मास निकाला था 180 ग्राम। तो उसको 180 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 2 मोल्स। ठीक है, अब लीटर कितना है सॉल्यूशन का? वो दिया हुआ है इसने 2 लीटर। सो मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, कितने आ गई? 1 मोलर। सो बेसिकली मोलैरिटी इज ए टर्म जो क्या बताती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। सो इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस, व्हिच इज फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हमारे पास लेट्स सपोज एक न्यूमेरिकल और करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास लेट यू हैव 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड आउट मोलैरिटी। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो गिवन मास दैट इज द 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के हमारा सोल्यूट है। ठीक है, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98 ग्राम। सो 98 ग्राम, सो दैट नंबर ऑफ मोल्स हमारा है I 1/2, दैट मीन 0.5। सो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। याद रहे लीटर में है, तो 2 लीटर, तो कितना आ गया हमारा? 0.25 मोलैरिटी आ गई इसकी। ठीक है,
अब एक रिलेशन होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये कहाँ काम आता है, कहाँ पर काम आता है, देखो ध्यान से समझना इसको। लेट्स सपोज मैं यही दे रहा हूँ आपको, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 0.25 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका वॉल्यूम ले लिया लेट्स सपोज 500 ml ऑफ 0.25 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये है। और इसमें आपने पानी मिला दिया 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस। फाइंड फाइनल मोलैरिटी, फाइंड फाइनल। अभी एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो 500 ml आपके पास 0.25 मोलर का सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें ऊपर से 2 मिलीलीटर पानी मिला दिया भर भर के। पूछ रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो रिलेशन काम आएगा वो आएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कहाँ से आया वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। फिलहाल के लिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2 याद रखना है। तो क्या है M1, क्या है M1 मतलब इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी कितनी है 0.25 मोलर दिया उसने। V1 इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम वो भी मेंशन किया उसने, कितना 500 ml, ठीक है। V2 फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम देखो यहाँ पर 500 ml पहले से ही था और उसमें 2 लीटर ऊपर से मिला दिया, यानी कि 500 ml। अब 2 लीटर को भी ml में बदल लो तो कितना हो जाएगा 2000 ml, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 2500 ml। ये फाइनल वॉल्यूम है। अब गलती यहाँ पे यहीं पर होती है, कई बार वो देता है कि इट इज मेड 2 लीटर। अगर इसमें लिख रखा है कि इतना से 2 लीटर बना दिया तो 2 लीटर इट इज मेड 2 का मतलब होता है कि वो 2 लीटर टोटल वॉल्यूम हो गया फाइनल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है 2 लीटर एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो यहाँ पर ध्यान रहे ये कई बार वर्ड पजलिंग करता है वो, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 2500 ml। M2 फाइनल मोलैरिटी, मोलैरिटी ये फाइंड आउट करनी है हमें। सो लगा दो फॉर्मूला M1 दैट इज 0.25, V1 इनिशियल वॉल्यूम 500, M2 निकालनी है और 2500। सो M2 को हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन आपस में मिक्स कर दिए जाएं तब क्या होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन है 0.25 मोलर H2SO4 हैविंग वॉल्यूम कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज 500 ml ले लिया, इज मिक्स्ड विद 0.0 क्या लूँ 5 ले लेता हूँ, 0.5 मोलर H2SO4 और इसका वॉल्यूम है H2SO4 हैविंग वॉल्यूम लेट्स सपोज 1 लीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। 0.25 मोलर का एक सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरा है 0.5 मोलर का सल्फ्यूरिक एसिड है, और इनका वॉल्यूम भी अलग है। एक का 500 ml है और दूसरे का कितना है 1 लीटर है। तो आपस में इनको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी वो रिलेशन बताएगा M1V1 प्लस M2V2 विच इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, या इसको क्या लिख सकता हूं फाइनल मोलैरिटी विच इज M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में इनके रिलेशनशिप मैं डिराइव करके दिखा दूंगा, याद रखने की जरूरत भी नहीं आपको, लेकिन याद तो रखनी है ऑब्वियसली। सो देखो M3 यानी कि जब चाहिए हमें, M1 क्या है हमारी 0.25, V1 क्या है जो इसका वॉल्यूम है कितना है 500 ml, M2 दूसरे वाले सोल्यूशन की 0.5,
V2 में ध्यान रहे ये लीटर में, या तो दोनों को लीटर में लेकर चलोगे या दोनों को ml में, तो 1 लीटर दैट मीन्स 1000 ml, ठीक है। और V1 प्लस V2 यानी कि 500 प्लस 1000, ओके। तो सोल्व कर लोगे इसको, अपने आप आ जाएगा। कई बार क्या होता है, मास परसेंटेज दिया होता है और डेंसिटी दी होती है, तो उससे हमें मोलैरिटी निकालनी होती है। तो सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। लेट्स सपोज आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ 10% बाई मास सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड आउट मोलैरिटी। अगर ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें डेंसिटी दे रखी है, परसेंटेज बाय मास दे रखा है, ठीक है, और उसकी मोलैरिटी पूछे, तो सिंपल फार्मूला लगे मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास कितना है 10, डेंसिटी दे रखी है 1.2 और उसके 10 से मल्टीप्लाई, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट ओबियसली कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, कितना होता है 98 ग्राम। तो उससे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। दूसरी जो टर्म है कंसंट्रेशन को जो कंसंट्रेशन को निकालने की, वो है मोलैलिटी। मोलैरिटी नहीं, ये मोलैलिटी है। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ये क्या होती है, इट इज द डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ तक तो सेम है, उसमें भी था, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। पर डिफरेंस क्या था, इट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। वो थी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, याद रहे। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट। लेट्स सपोज you have 36.5 gram of hydrochloric acid present in 200 gram of water. Find out molality. तो कैसे निकालोगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। अगर किलोग्राम में है तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर कई बार ग्राम में देता है तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 1000 से, ठीक है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर किलोग्राम में से ग्राम में जाऊंगा तो 1000 से क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी आपको। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 36.5 ग्राम, और मोलर मास HCl का कितना होता है, वो भी कितना होता है 36.5 ग्राम। तो कितने मोल है यहाँ से 1 मोल। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, जो कितने आए हैं 1 मोल, और वॉल्यूम मास कितना दे रखा है सोल्यूट का 200 ग्राम, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5 मोलर। मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अभी मैंने बताया सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, वन इज द सोल्यूट एंड अदर इज द सोलवेंट। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट बाय मास एंड अदर इज द सोलवेंट प्रेजेंट इन हायर मास। वो मिलकर क्या बनाते दोनों के दोनों सॉल्यूशन, ओके। दैट अब इसमें लेट्स सपोज आपको दे रहा हूं 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये सब दिया। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये पूछ लिया आपसे। तो सबसे पहले क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट वाटर के। तो कैसे निकलेंगे, गिवन मास कितना है 90 ग्राम और मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, तो कितना आ गया हमारा 5 मोल, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी कैसे निकलेंगे, गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कितना है 49, मोलर मास कितना होता है 98, तो कितने आ गए 0.5 मोल। अब जिसकी भी मोलैरिटी निकालनी है, देखो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स है 0.5 और प्लस 5, ठीक है। सो मोलैरिटी ऑफ वाटर आप निकाल लेना,
बताना कितनी आएगी। अच्छा, मोलैरिटी का सम हमेशा एक होता है, यानी कि मोलैरिटी ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मोलैरिटी ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना। लास्ट हमारी ppm पार्ट पर मिलियन कब यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियन तब यूज करते हैं जब बहुत सारे सॉल्यूशन में कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो, बिल्कुल फ्रैक्शन में, बिल्कुल ना के बराबर अगर कंसंट्रेशन हो सोल्यूट की सॉल्यूशन में, तब हम क्या यूज करते हैं, ppm। ठीक है, जैसे हमें अगर पोल्यूशन बताना हो तो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर जो काफ़ी हमारा जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, अगर उसमें कार्बन कंटेंट बताना हो तो वो ppm में बताते हैं। ठीक है, या फिर समुद्र के पानी में कोई चीज़ मिला दूँ अगर मैं, तो उसमें अगर मुझे बताना हो ये क्वांटिटी कितनी होगी, अब समुद्र काफ़ी बहुत बड़ा होता है तो उसमें सॉल्यूशन जो है, सॉल्वेंट जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सोल्यूट वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वन सोल्यूट वेरी 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 लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो हम ppm यूज करते हैं। ppm क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना पार्ट सोल्यूट का है उसको बोलेंगे ppm। ppm इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।